कारण हे जे सेशन आहे तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाचं आहे. ज्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेले 2 सेशन आहेत. अपूर्वा सर आणि मी दोघेही तुम्हाला या विषयाला धरून माहिती देणार आहोत. येणाऱ्या भविष्यामध्ये या संदर्भामध्ये परीक्षेत सुद्धा आपल्याला यावरती क्वेश्चन्स असणार आहेत. जितने भी SSD यानी कि सोशल सर्विस साइट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी होंगे उस सभी प्रोग्राम के ऊपर आने वाले फरवरी और मार्च के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे. ये पहले से आपको डिक्लेयर कर देते. उसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए तो इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. तो सबसे पहले आपको कारगिल डे के शुभ अवसर पर शुभेच्छाएं देते हैं. और बेटा ये समय बहुत कीमती है. आज आपने देखा होगा कि बाहर जो मौसम चल रहा है, बारिश चल रही है, फिर भी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं. लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि आपका कीमती समय यहाँ जो उपस्थित हो उस कीमती समय का हम सही इस्तेमाल करें. और हम कोशिश करेंगे कि आपको पक्का आज की जो विचारधाराएं हैं जो पहली थी इस सेमिनार के बाद डेफिनेटली चेंज करेंगे. इतना तो भरोसा है हमारे ऊपर. मुझे पता है कि आज का सेमिनार बहुत सक्सेसफुल होने वाला है. लेकिन कब सक्सेसफुल रहेगा? जब आप ध्यान देंगे, हमसे जुड़ेंगे तभी. और एक बात कहना भूल गया मैं. देखिए यहाँ 2 चीज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं. एक जो है कारगिल और एक जो है मक्का स्वामी महाराज का. अगर किसी भी क्लास में बिना इनके इसको थोड़ा सा दूर करिए. आप सोचिए ये भाव उत्पन्न होगा? नहीं होगा. राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति तभी संभव है जब ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जाए. हमारी सोच ऐसी होती है कि हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता क्या है. कभी गहराई से हम सोचते नहीं है. लेकिन आज इस हॉल में जो उपस्थित है पक्का उसके मन में ये सोच चल रही होगी कि मैं एक दिन हमारे राष्ट्र के लिए जरूर योगदान दूंगा. जिसने इस में इन्वॉल्व नहीं किया है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो भावनिक विकास नहीं हो पाता. इसलिए प्रोग्राम को ज्यादा महत्व दिया गया है. इसी का मेन मकसद ही है अगर फिजिकल हम किसी प्रोग्राम में उपस्थित होते हो तभी जाके हमारा जो है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनिक डेवलपमेंट होता है, वरना नहीं होगा. इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम में जरूर भाग लेना चाहिए. ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है ये. और वो जिम्मेदारी अगर ये युवा समझ नहीं पाता है तो बाकी सभी सेमिनार जो है सही मकसद तक नहीं पहुंचेगा. आवाज कम कर दीजिए इसका. तो जब भी हम बोलने के लिए खड़ा होते हैं ना बेटा, हमारा एक स्वभाव रहा है. जहां हम ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं ग्राउंड पर अलग बिहेवियर होता है. जहां एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वहां अलग बिहेवियर होता है. जहां नॉलेजेबल सेशंस होते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, वहां अलग हमारा रूल होता है. और हम ये कोशिश करते हैं कि ज्यादातर आपको उस वास्तविकता से जोड़ने के लिए कोशिश करें. और ये बताने के लिए मैं पहले इस मंच पर जो बलबीर महाविद्यालय के एनसीसी ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ये प्रोफेसर है, 20 साल का एक्सपीरियंस है. जब एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इसका जिक्र करने जा रहे हैं हम यहाँ. किसी भी एक चीज को आप दोबारा अगर देखिए तो दोबारा सोच उत्पन्न होगी. ये 20 साल का नहीं है. इसलिए पूरे 20 साल के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस और 20 साल इस भारत के विकास के साथ रहे हुए. इसलिए जो सेशंस
अगला रहेगा सर का, तो वो जो सेशंस है इसके बारे में आपको जो है मार्गदर्शन करने के लिए अप्रूवल सर रहेंगे। उसके बाद सेशन का इंटरेक्शन होगा, आपको ज्यादा प्रेस नहीं रहेगा, आप जो है इंटरेक्शन में भाग लीजिए, आपके सवाल जो भी है पूछ लीजिए, लेकिन आलस नहीं करना है। सेशन समझ में आ रहे हैं आपके, ध्यान दे देना है। और वो सेशन खत्म होने के बाद लास्ट जो है उनका इंटरेक्शन होगा, थोड़ा सा आपको ब्रेक दिया जाएगा, और अब तक उसके बाद जो है मेरा सेशन रहेगा करने के। ठीक है, ओके। इसी के साथ एक बार जोरदार सर के लिए ताली बजाएंगे आप। ओके, मैं मंच पर अपने वालों को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। सभी कैडेट्स एनरोल है, अपने जो बैरेट है आप निकाल के रख सकते हो ना, तो पहले तो सभी पहनना चाहिए, या निकाल के रखना है तो सभी निकाल के रख सकते हो। आपके कंफर्टेबल के लिए अपने जो बैरेट है ना, कैडेट रखिए, अपना बैरेट निकाल के पास में। लगता है जो पीछे वाली लाइन है ना बेटा, आप अपनी जगह पर खड़ा रहना है। मैंने बोला अपनी जगह पर, इधर वाले जो है ना, अपनी जगह पर खड़ा रहना है, बिना आवाज के इधर आना है। अपने बैरेट यानी बैरेट समझ में आता है, उसको उठा के ही लेके आना है। बैरेट रिमूव करो, लास्ट वाला। हां, बैरेट निकाल के साइड में दो, उसको लेके आओ इधर, ताकि क्या है एक रिश्ता बनेगा हमारा। अच्छा, फोटो में भी ठीक है यार, वो हां ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये काम ये चेयर है ना, ये चेयर सामने देना, उसके पीछे हटा देख, छोड़ना है एक जगह, छोड़ना है पीछे हो जाओ। हाँ, ये हालत तो आ गया है सवाल, बाकी जो है रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स। कैसे बैठने से रिलैक्स, माइंड से नहीं है। हाँ, तो हमारा बटालियन आज के प्रोग्राम को लेकर बहुत सीरियस है, राष्ट्र भी सीरियस है, हम भी सीरियस है, और हम चाहते हैं आप भी सीरियस हो जाओ, है ना। तो कैडेट बैठे बैठे सादा आराम से, बैठे बैठे सादा आराम से। और इस बंगड़ समिति महाविद्यालय में आयोजित महाराष्ट्र बटालियन वीर सेक्टर और बंगड़ समिति महाविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मान कार्यशाला, जिसका टॉपिक है विकसित भारत @2037 ये टॉपिक है। और इस सत्र का जो विषय है जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है भारत की बंजर भूमि को हरा भरा बनाना के तहत जो सब टॉपिक है उसको मुख्य विषय बोलते हैं, वो है भारतातील पडीत जमिनीचे स्वरूप व कारणे, इसको बोलते हैं। भारत में जो बंजर जमीन है उसका जो नेचर है और उसका जो कारण क्या है, इस सत्र में हम चलाने वाले हैं। तो इसके बाद जो सत्र होगा तो आदरणीय प्रोफेसर ये करने वाले हैं, और उसका सब्जेक्ट होगा बंजर जमीन के संदर्भ में राष्ट्र का जो धोरण है, पॉलिसी है, उसके बारे में उपाय योजना जो है उस पर वो अपना प्रकाश डालेंगे। तो इस चर्चा सत्र के जो अध्यक्ष रह चुके इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकर भंडे सर, और इस एक दिवसीय कार्यशाला के जो उद्घाटक थे और वीर सेक्टर के आदरणीय कैप्टन बीटी पोटे सर, कैप्टन जेडी चौहान सर और महाविद्यालय के स्टाफ और यहाँ बैठे हुए सभी छात्र और छात्राएं। आपको पता है, अगर जैसे कि हम बोलते हैं बदल और परिवर्तन, है ना, तो बदल जो होता है वो होते रहता है, परिवर्तन जो है वो लाना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में अगर परिवर्तन लाने की क्षमता अगर किसी के पास है, अनंत काल से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो है सिर्फ युवाओं के पास। जितने जैसे कि देश का स्वतंत्रता आंदोलन हो या बाकी किसी क्षेत्र में जो विकास हो, जो क्रांति हो, अगर वो किसी ने लाया है वो सिर्फ युवा लाया है। आज भी युवा की तरफ देखा जाता है,
फ्यूचर में भी भविष्य में युवा की तरफ ही देखा जाएगा। तो इस संदर्भ में आपसे अपेक्षा ज्यादा है, इसीलिए पूरा राष्ट्र, बटालियन और हम आपके ऊपर मेहनत देना चाहते हैं। अगर हम आपके ऊपर मेहनत लेंगे तो निश्चित ही हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अच्छा होने वाला है। तो ये विकसित भारत क्या है? तो विकसित भारत एट द रेट 2047 इसका मतलब ये है कि 2047 में भारत को स्वातंत्र मिलकर 100 साल पूरे हुए। कितने? 100 साल पूरे हुए। और ये भारत सरकार की एक दीर्घकालीन योजना है। इसमें, इस दीर्घकालीन योजना में सिर्फ पर्यावरण ही नहीं है, पर्यावरण के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के अनेक दशकों का भी समावेश इस पॉलिसी में किया गया है, जिसमें हम ज्यादा जो प्रकाश डालने वाले वो है बंजर जमीन। बंजर भूमि को हरित क्षेत्र में परिवर्तित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत ने 2047 तक रखा हुआ है, जो भारत को एक विकास राष्ट्र के तौर पर आने वाले समय में देखा जाएगा। भारत, आपको पता है, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश और भारत है, तो यहाँ का जो इकोनॉमी है, अभी सर ने बताया था, इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर करता है, इस कृषि क्षेत्र पर। इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बाद हम बोलते हैं कि भारत में नियर 70% जो है एक जो भौगोलिक क्षेत्र है, 70% जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। और उसी कृषि प्रधान क्षेत्र में जो हमारे जैसे जमेशी बाजुआ है, उसी में आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करें, बंजर जमीन। तो नेचर ने तो हमें बंजर जमीन दिया नहीं था, उन्होंने तो हमें कृषि प्रधान जमीन दिया था, लेकिन बंजर जमीन की चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? ये हुआ क्या? ऐसे क्या हुआ आने लास्ट 100 साल में, 200 साल में, जो कि हमें आज बंजर जमीन पर चर्चा करनी पड़ रही है, जो कि इससे पहले जो बंजर जमीन थी वो तो बहुत कम था, लेकिन आज उसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, तो उसको अपनी अर्थव्यवस्था से, उसको हमारे राष्ट्रीय विकास से जोड़ा जा रहा है। तो इसी कृषि प्रधान क्षेत्र को, जो बंजर जमीन का जो हमें शाप लगा है, उससे निपटने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो पहले हमें इसका कारण समझना पड़ेगा कि ये बंजर जमीन होती क्या है, ये बंजर जमीन क्या है। जब ये बात समझोगे, इसका कारण समझोगे, इसका नेचर समझोगे, तब तो पता चलेगा कि हमें युवाओं को करना क्या है, हमारे से अपेक्षा क्या है। ये तब बात समझ में आएगी, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि बंजर भूमि की जो परिभाषा है, वो स्वरूप है, वो कैसा है, क्या है। बंजर भूमि वो भूमि होती है जिसका कृषि अथवा अन्य उत्पादन हेतु उपयोग में वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, या किसी कारणवश अनुपयोगी है, इसी को हम बंजर जमीन कहते हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्र, इसका नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, अगर समझ लेते तो समझ में आ जाता है कि भारत में, जो भारत के अलग अलग जगह, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग कारणों के कारण भूमि का नेचर स्वरूप पाया जाता है, जो आमतौर पर देखा जाता है। एक है उष्ण और शुष्क भूमि, उष्ण और शुष्क भूमि, जिसको हम बोलते हैं जहाँ कम वर्षा होती है या उच्च तापमान होता है, उसको हम उष्ण और शुष्क भूमि कहा जाता है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अपने पास इस क्षेत्र में वो आता है। दूसरा जो नेचर है, स्वरूप है, वो है खारी एवं क्षारीय भूमि, जहाँ मिट्टी में नमक होता है या अन्य जो लवण होते हैं वो अधिक मात्रा में होता है, वो हम उसको खारी या क्षारीय भूमि कहते हैं। और आज के तारीख में अधिक पानी का सिंचन होने के कारण भी वहाँ का जो भूमि है वो क्षारीय होना शुरू हो रहा है। तीसरा है वो एक प्रदूषित भूमि है, तो इसमें मानव का बहुत बड़ा योगदान है, जो हम नहीं चाहते थे। तो इसी कारण जो औद्योगिक और रासायनिक जो क्रांति हुई है, उस वजह से अलग अलग से भी प्रभावित जमीन हुए, उस कारण भी यहाँ प्रदूषित भूमि का भी एक प्रकार जो नेचर है भारत में दिखाई देता है। और बंजर भूमि निर्माण में जो प्रमुख कारण हमें देखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, वो है जैसे कि पहला
कि मिट्टी का लवणता और क्षारीकरण, है ना। जैसे कि अभी मैंने बोला कि भारत में पानी का अधिक सिंचाई होने के कारण जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि बाय नेचर हमें बारिश जो है अलग अलग एरिया में क्षेत्र में कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन जहाँ कम है वहाँ पानी का अधिक मात्रा में उपयोग जो होता है उसके लिए हम बोरवेल जो बोलते हैं, बोरवेल के द्वारा हमें जमीन में से बहुत सारा पानी का उपचार किया जाता है, सिंचन किया जाता है। उसी कारण भी वहाँ का जो जमीन है वो जमीन जो है उसकी जो लवणता है, जो उसकी क्षारीकरण जो है वो कमी के कारण वहाँ का जमीन जो है बंजर बनते जा रहा है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है भूजल स्तर में गिरावट और जल संकट, है ना। ये बहुत जल संकट के कारण भी वहाँ पानी के कारण वहाँ जो उपजाऊ जमीन जो अनुपजाऊ जो जमीन है ना, वो बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। वो क्यों दिखाई दे रहा है आगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद वनों की कटाई और जैव विविधता का भी ह्रास हो रहा है ना, कि जमीन को उपजाऊ बनाना है, बंजर से दूर रखना है, तो यहाँ जो है वनीकरण जो है वनीकरण का मात्रा बढ़ना जरूरी है। इस वजह से भी वनीकरण की जो कटौती हो रही है कटाई के कारण और यहाँ का जो नेचर में जो हमें नेचर ने जैव विविधता जो दी है उसकी कमी के कारण, तो जो लुप्त होने के कारण भी उसका परिणाम जमीन पे हो रहा है। और एक कारण हमें बता देते जिसके रासायनिक है ना, बड़ी मात्रा में हम खेतों में हो या कहीं भी बड़ी मात्रा में हम रासायनिक खतों का उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण वहाँ की जो जमीन है वो जमीन अभी बिना रासायनिक खतों के वो वहाँ का कुछ भी फल फूल वहाँ आ नहीं पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा है तो आने वाले समय में जो जमीन है वो भी बंजर जमीन में कन्वर्ट होने में ज़्यादा दूर नहीं है। और इसका और एक भी कारण है कि उसी खेत में जो रासायनिक खत इस्तेमाल हो रहा है उसी खेत में एक ही जो फसल है बार बार लेने से भी उसकी जो क्वालिटी है, उस जो गुणवत्ता है उसमें भी फर्क दिखते हुए दिखाई दे रहा है। तो अवेयरनेस तो भरपूर है, फिर भी पता नहीं अपने क्यों फायदे के लिए एक ही फसल बार बार लिया जा रहा है। इसी कारण भी वहाँ का जो जमीन है वो बिना रासायनिक खतों का भी आ नहीं पा रहा है, तो आने वाले समय में वो भी बंजर जमीन में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एक बंजर जमीन का एक कारण हमें दिखाई देता है। इसके बाद तो जलवायु परिवर्तन जो है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण जो अनियमित जो वर्षा है, जो सूखा है, गर्म हवा है आदि के कारण भी हमारा जो जमीन है वो बंजर की और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सब कारण हमें आमतौर पर इस देश में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं कि बंजर जमीन का एक सामाजिक प्रभाव भी होता है ना। सामाजिक प्रभाव नहीं क्या कि आमतौर पर देखते हैं कि पहले क्या था, महात्मा गांधी के समय में खेड़ियागढ़ चला है ना, खेड़ियागढ़ चला क्योंकि पहले के जो खेड़े जो विलेज थे वो स्वयं पूर्ण थे, गाँव 12 बड़ों के दरे अलग दरे, इसीलिए गाँव स्वयं पूर्ण होने के कारण सबका अट्रैक्शन होने के कारण अपना आर्थिक धोरण जो है कृषि प्रधान देश का वो वहाँ का केंद्र होने के कारण इसलिए कहा जाता है कि गाँव में जब चलो खेड़ियागढ़ चला। लेकिन क्या हुआ, 12 बड़ों के दरे अलग दरे नष्ट हो गए। जो हम कृषि प्रधान थे, कृषि हमारा मेन उद्देश्य था, अभी क्या हुआ, तो बंजर जमीन के कारण वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो निवासी है वो क्या करने लगे कि जो भी बंजर जमीन है तो बेच देते हैं या उसमें ज्यादा उत्पादन न होने के कारण वो अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ रोजगार के लिए चला है। तो उसका जो सामाजिक जो प्रभाव है, परिणाम है, वो भी हमें दिखाई देता है। इस वजह से उनका गाँव में से शहर की तरफ स्थलांतर होना, बेरोजगार है ना, जिसका मिनिमम अगर वो कमा नहीं पाता है तो उसमें वो बेरोजगार में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेरोजगार एक है, और जो ग्रामीण आर्थिक जो विषमता है इसी कारण भी उसका सामाजिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो सर जो मेन कारण जो है वो है बंजर जमीन का उपयोग सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र में उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। और इसके साथ में बंजर भूमि का पर्यावरणीय भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। ऑब्जर्वेशन की तरफ दिखाई देता है कि भारत में जो जैव विविधता थी उसका ह्रास होता है। जो 50 साल पहले हम देखते हैं कि जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है, पहले तो बड़े अस्पताल वगैरह नहीं रहते थे, लेकिन हमारे दादा दादी जो दादी के जो नुस्खे बहुत सारे सीरियल भी प्रसिद्ध हुए हैं, तो नुस्खे का मतलब क्या होता है कि गाँव में इलाज उसका होता था कि नेचर ने क्या है, जब बीमारी देते हैं तो उससे इलाज भी वहाँ दिया हुआ होता है। तो उसमें कहा था जो जैव विविधता थी उसी फल पौधे में था।
हमने उसका क्या किया, कटौती के कारण उसके सिर्फ इसके लिए विकास के लिए जो कटौती हुई है, इसी कारण जो सामाजिक असमतोल हुआ है वो भी एक मेन कारण हमें दिखाई देता है, जिसको हम पर्यावरणीय प्रभाव बोलते हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन है ना, जो बड़ी मात्रा में जो सॉइल जो है, अगर पेड़ ही नहीं है तो पेड़ जो क्या करता है, हमारी जो सॉइल है, जो जमीन को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। अगर वही तुम काटना शुरू कर दे तो वहाँ का जो जमीन जो है, वहाँ का जो भूमि है, वो क्या करते हैं, बारिश के कारण बह जाता है। तो ये भी एक पर्यावरणीय प्रभाव हमें दिखाई देता है। जलवायु असंतुलन और प्रदूषण से भी वृद्धि, दिन ब दिन जलवायु में असंतुलन हो रहा है पेड़ काटने के कारण, और दूसरा प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। अलग अलग गाड़ियों की वजह से, गटर की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी कारण भी बंजर भूमि का जो है, बंजर भूमि का इसमें जो योगदान है वो ये सब प्रकृति के कारण हो रहा है। इसलिए पर्यावरण में उसका बहुत सा असर, बुरा असर जो है हमें दिखाई देता है। तो सारांश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का इसरो है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है, तो इसका जो रिपोर्ट आया हुआ है, और रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12 से 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर अनुपजाऊ है। इसमें अगर राज्यों का देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, वो उत्तर प्रदेश है। इसमें बंजर जमीन के क्षेत्र में ये राज्य जो है अग्रसर है। भारत में बंजर जमीन, जो बंजर भूमि है, केवल अनुपयोगी भूमि नहीं, बल्कि ये हमारे पर्यावरण एवं सामाजिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती है। और विकसित भारत एक्ट 2047 के तहत बंजर भूमि को हरित भूमि में बदलना है आवश्यक कदम बन गया है। इसके लिए नीति निर्धारण और जन भागीदारी और युवाओं की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। इसके बाद जो सेशन होने वाला है, इस संदर्भ में कोटेश्वर आपको इस संदर्भ में भारत की जो पॉलिसी है, इसकी जो उपाय योजना है, चाहे वो आपको आपके मार्गदर्शन करेंगे। इस संदर्भ में युवा जो है, जैसे कि मेरे सेशन में युवा इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, तो मैं थोड़े से कम शब्द में बताना चाहूँगा। अगर आपको इस बंजर जमीन से मुक्त होना है तो हमें उसमें छोटे मोटे हम अपने तरफ से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि पहला है वृक्षारोपण गतिविधियाँ, है ना, हमें देश राज्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, उसको आपको प्रतिशत देना है, डिस्काउंट देना है, और उस गतिविधियों में खुद को डालना है, आगे आना है। स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसमें अगर हम जहाँ भी पॉसिबल है, अपने गाँव है, वहाँ पौधे का रोपण करना है, देखभाल करना है, उसका नियमित सिंचाई करना है, खाद डालना है, और ऐसे करने से भी हम हरियाली ला सकते हैं। बाद में जल संरक्षण परियोजना भी है, जैसे कि बारिश से पहले हमारे गांव है, मोहल्ला है, वहाँ जाके हमें क्या करना है, पहले अवेयरनेस प्रोग्राम ये करना है, बारिश आने से पहले, है ना, कि हमें क्या करना है, जो भी छत के ऊपर अपने स्लैब के ऊपर जो भी पानी है, पानी भरना जाए, उसको जमीन में ही उसका पुनर्भरण हो, इस वजह से हमें अवेयरनेस प्रोग्राम ये करना है। उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, हमें 5 श्रमदान करके उनको हम हेल्प कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है ठोस कचरा प्रबंधन, है ना, आए दिन देखते हैं बीच शहर हो या भारत में हो कि हमें जो ऑब्जर्वेशन ऐसे देखा गया है कि जो कचरा का जो प्रबंधन है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा काम है घर में से निकालना है, बाहर रास्ते में फेंक देना है, गवर्नमेंट देख लेगा, साफ सफाई करनी है। यही तो गलती हो गई। अगर हम बाहर राष्ट्र में, बाहर देश में अगर देखते हैं तो वहाँ जो है नागरिक वहाँ सेल्फ डिसिप्लिन, गवर्नमेंट का काम है उसके लिए व्यवस्था करना, जगह निश्चित करना, और आपका काम है जहाँ वो फिक्स किया है जगह, वहाँ जाके आपको कचरा जो कूड़ा है वो डालना है। तो उसमें जो ओला कचरा, जो सूखा कचरा जो है, उसके लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते हैं। वो घर में ही बताया जाता है, ओला कचरा वेगळं ठेवा, है ना, सूखा कचरा वेगळं ठेवा। ही आपली भी जबाबदारी है कि उसकी शासनाची जबाबदारी है, अपन भी अनुष्ठान प्रयत्न करते थे। इसके अलावा आप खाद के लिए भी आजकल देखो बहुत फैशन हो गया है कि बाहर हम नेचर में तो पेड़ कटौती कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में मनी प्लांट, फ्लावर ये वो लगाना शुरू कर दिया है। अलग अलग जैसे प्लास्टिक बॉटल में, किसी ड्रम में,
इसमें इतना अवेयरनेस बढ़ गया, ये अवेयरनेस जो है हमें बाहर भी लाना है। तो इस पौधे के लिए क्या लगता है? खाद लगता है। खाद का घर में ही बनता है। जो भी किचन में टमाटर है, जो फ्रूट्स है, ये जो कचरा आप बाहर फेंकते हो, अगर उसी को आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, यूट्यूब पे बहुत सारा ये, उसको हम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, घर में खाद बना सकते हैं। एक ड्रम में छोटा सा लेके, छोटा सा 5 लीटर का बकेट लेके बाद में हम खाद बना सकते हैं। जो हम वेस्टेज बुके फेंकते हैं ना, उसको ही हम, जैसे कि टमाटर हो, सब्जी भी हो, या प्याज हो, फ्रूट की जैसे छिलके हो, इसको हम इकट्ठा करके मिट्टी इस्तेमाल करके हम इसको खाद बना सकते हैं, है ना। इसके बाद साथ में जो सोशल मीडिया है ना, आप सोशल मीडिया के जरिए भी ग्रीन यूथ क्लब भी आप चला सकते हो, है ना। पहले हमें घर से शुरू करना है। ग्रीन यूथ क्लब के तहत अवेयरनेस बना सकते हो, स्कूल और कॉलेज में चर्चा कर सकते हो, गली मोहल्ले में चर्चा कर सकते हो, है ना। बहुत सारे करने की चीज आपके पास है। बस उसी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ये सेशन रखा हुआ गया है। तो मैं ये मेरे सेशन में मैं यहाँ विराम देता हूँ, ये शब्दों को रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत सारे मूल्यवान शब्दों में, मौलिक शब्दों में आप लोगों को जागरूक करने का काम सर ने यहाँ किया है। मुझे मालूम नहीं है कितने लोग आप इस तरह ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि समस्या ये समस्या होती है, धर्म की हो, समाज की हो, देश की हो, वो एक दिन हमें आकर भिड़ने वाली है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। इसलिए समस्या की तरफ देखते समय अगर आप नव तरुण जवानों को अगर सम्मान दिया जाता है, देश को आत्मनिर्भर या देश में परिवर्तन लाने के लिए अगर जवान और आप उसके लिए एलिजिबल आपको माना जाता है, तो आपका ही कोई एक कर्तव्य है कि इस सोच की तरफ थोड़ा गहराई से सोचे। सर ने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी है, घरेलू उदाहरणों से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आप लोगों को सर ने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आप इतनी तो बात समझ में आ रही होगी कि बंजर का मतलब क्या है। समझ में बात आ रही है? इसी ढंग से आपको अब क्वेश्चनरी होने वाली है। अगर हाँ सर कितना आवाज आया और कितने लोगों को समझा मुझे मालूम नहीं है। ये आप इंटरेक्शन सेशन है, आपकी छुट्टी नहीं है। यहाँ पे हर एक को मुंह खोलना है अभी। और ये यहाँ सुबह से 2 घंटे से तकरीबन 1.5 घंटे से पहले से ये जो बंजर चल रहा है यहाँ पे, ये समस्या क्या है, इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं? ये समस्या को मुंह देने के लिए, ये समस्या का हल करने के लिए हम उपाय कौन से सोच सकते हैं? क्योंकि आप जवानों पर या ये अगली पीढ़ी पर, आप पर निर्भर, या आपको यहाँ सम्मान पूर्वक देश का परिवर्तन या इस समस्या को पार लाने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इस समस्या को पॉजिटिवली तब्दील करने के लिए जो बातें यहाँ पे बताई गई है, शासन की कौन सी योजनाएं हैं, शासन इसके ऊपर किस तरह सोचता है, यहाँ पर समाज की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से योजनाएं यहाँ पे बनानी चाहिए, ये सब बातों का इंटरेक्शन सेशन यहाँ पर होगा। हर ढंग से सर प्रोफेसर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अखिलवार सर क्वेश्चन पूछेंगे। आपके मन में अगर कोई एक समस्या है तो आप सर को पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और उसका हल हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आदरणीय प्रोफेसर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, इंटरेक्शन सेशन की यहाँ पे आप शुरुआत की जाए। धन्यवाद सर। पहिल्यांदा बाबू तू आता सरळ बसायची, अलग लक्षामध्ये माझं लक्ष आहे, हे इंटरेक्शन आहे, इंटरॅक्ट व्हायचं आहे। खूप काही सवाल आहेत, तो एकच मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो। पहिला प्रश्न आहे, बंजर जमीन म्हणजे काय?
हाथ खड़ा करना। ये जो सेशन है ना, इंटरेक्टिव इसलिए बोला गया है कि आपका लीडरशिप भी डेवलप करना है। लीडरशिप डेवलप करना है ना आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। और जिस सेशन में आप बैठे हो तो आपने कहां तक समझ पाया उस विषय को और आपका समझने का लेवल क्या है, ये इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाहिए वो इंटरेक्शन। आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं आपके साथ उधर अंदर ही आ जाऊंगा, आपके साथ ही आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना खड़ा होकर बोलिए, किसने हाथ खड़ा किया था पहले, उसका किसने किया था, कौन बोलेगा? बंजर जमीन का मतलब क्या है? हाँ, बताने की कोशिश कर सकते हैं। दो उधर राजोर। अच्छा, आगे आजा, खाली बजाओ उसके लिए। बेटा आगे आजा। बोलो। आपल्या फायद्यासाठी आपण परत पीक करू जमीन समझ में आ रहा है आपके? बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके, कुछ बात होगी उसके पास उसको बुला लीजिए। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो ये क्या मतलब है सेशन का? आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बंजर जो है क्या है? वेस्टलैंड। बंजर जमीन म्हणजे पडीक जमीन जिथे आपण कोणतेही पीक घेऊ शकत नाही. जिथं आपण कुठं कोणतंही पीक घेऊ शकत नाही, इसको बोलते हैं बंजर जमीन। अच्छा, और किसी का कोई सुझाव है इसके ऊपर, यानी कि कोई संज्ञा करेगा इसका? और थोड़ा सा विस्तार से चाहिए, और थोड़ा बता। पीछे पीछे कोई है? हाँ, बता सकता है? बोलना है आपने भी। ये जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट, हाँ, आलू लैंड, वेस्ट लैंड, इसको बंजर दिया गया। बंजर का मतलब बालू है, जहाँ बालू बालू दिखाई देगी, है ना? हिंदी में जब बोलते बालू बोलते है ना, जहाँ वो दिखाई देगा उसी एरिया को कहेंगे आप बंजर। कंसेप्ट क्या है ये? इसने एक बोला कि वो अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो बंजर होगी। क्या है ये कंसेप्ट? इसलिए आपको यहाँ जो सेशन चल रहा है ना, ऐसे नहीं, मैंने खास जानबूझकर भी कहा था कि 20 साल सर के लिए, 20 साल पहले सर के लिए एक बार जोरदार तारीफ कि ये सब्जेक्ट ना होते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से आपको उन्होंने समझाया। एक बार ताली सर के लिए बजा दो। देखिए, इंटरेस्ट होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरेस्ट लेते रहेंगे, आइडियाज आपकी जो है ना डेवलप होती जाएगी। बंजर जमीन का इस्लाम कभी सोचा, उसको पूछा है मतलब इसका मतलब बालू है और वो मुझे दिखनी चाहिए तभी मैं बोलूं उस जमीन को कि मुझे बंजर है। क्या है कंसेप्ट, क्या है? और इसलिए देखिए, आपके अंदर जो कमियां और जो आपको लगता है कि मैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ मानसिक तौर पर, तो यही कारण है। किसी विषय को लेकर अगर मन में कुछ अगर कमियां है उसको या समझने की अगर वो क्षमता नहीं होती है, तब जाके माइंड ऐसा दे देता है कि नहीं, हाँ, इसको हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। अगर वो आपको क्लियर पता होगी तो आप बोलेंगे पता मुझे एग्जाम में बैठना है। और यही कोशिश कर रहे हैं हम। ये एनसीसी सिर्फ ऐसे नहीं है, हमारी सोच और पीडीएससी की विचारधारा बहुत अलग है। ये बोल रहे हैं हम, ऐसे ही नहीं बोल रहे आपको, इसलिए हम बोल रहे हैं। परिवार से देखिए, सुबह से आप याद करिए कल रात से आपने क्या क्या सोचकर यहाँ आए हुए हैं। परिवार ने आपको यहाँ भेजा है, जाते समय कुछ एक विजन लेके जाइए यहाँ से, कुछ एक ज्ञान नॉलेज लेके जाइए यहाँ से। बंजर जमीन का मतलब सिर्फ बालू नहीं है, अरे बनती कैसे है ये भी आप ध्यान देना। ये सब ऊपर है, पानी के ऊपर डिपेंड है। दूसरा उसका इस्तेमाल यानी कि यूटिलाइजेशन, उपयोग के ऊपर डिपेंड है। किसी जमीन का मान लीजिए मुझे पता नहीं लेकिन मैंने ऐसे छोड़ दिया, ज्ञान ही नहीं तेरे पास इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो क्या करेंगे? चाहे लेते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहिए। इस सेशन में ऐसे होता है। पर अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है किसी जमीन को इस्तेमाल करने का, तो आप उसको ऐसे छोड़ देंगे। इतना सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो इजराइल वाला था।
इजराइल के पास भी ऐसी बालू वाली जमीन है, बालू यानी कि रेतीली जमीन है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रेतीली जमीन तो हमारे नसीब में है, अभी इसको नसीब को बदल नहीं सकते क्योंकि हमारा जन्म ही भूमि में हुआ है। जो आपका जो जन्म हुआ है तो मराठवाड़ा में हुआ, इसी गांव में, उसको बदल सकते हो अभी? नहीं ना, ये बाय बर्थ मिला हुआ है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, उसी जगह पर रहते हुए बाकी इन रिसोर्स को पहले पढ़ना पड़ेगा। और इस इंटरेक्शन सेशन में मेरा पहला आपसे सवाल है कि आपने 10 ऐसे सेंटेंस लिखना चाहिए कि मैं दूसरे का नहीं बोलता हूं, यहाँ अपने परिवार को विकसित भारत के नीतियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आपके पास 10 ऐसे कौन सी आइडिया है कि जो अपने कुटुंब का विकास कर सके। बाकी भारत का छोड़ दीजिए, भारत का नहीं चाहिए हमें, भारत का पहले आपका देखिए। आपके परिवार को आप विकसित करने के लिए नीति रहेगी 47 की। क्यों चाहिए ये नीति? नीति की आवश्यकता क्यों चाहिए? क्यों परिचय चाहिए उसका नीति का? कभी सोचा है आपने? कभी सोचते नहीं हो आप फिर यही तो हो रहा है ना। अगर वो नीतियां ही पता नहीं तो भविष्य बनेगा कैसे बनेगा? इसलिए देखिए, ये एक ऐसा विचार नहीं है, आपका भविष्य है ये, जो विकसित भारत 2047। हमेशा इस वर्ड को याद रखिए, आपका भविष्य छिपा है इसके अंदर। अगर नीतियां पता है आपको, जैसे अभी जेस के लिए नीति बनी हुई है, पता ही नहीं तो आप बस में बैठेंगे, जाएंगे नहीं, पैसा खर्च होगा, पता ही नहीं तो आप टिकट निकालेंगे, 100 रुपए दे देंगे, आपको नीति ही पता नहीं है क्या उनकी नीति क्या है। ऐसे विकसित भारत की नीतियां है क्या? तो आपसे शुरुआत होती है वो नीतियां, आपसे शुरू होती है वो आइडिया। तो यही तो पूछ रहे हैं कि युवाओं को कि हर जगह प्रोग्राम इसीलिए लिया जा रहा है कि आपके पास वो कौन सी आइडिया है जो अपने परिवार को विकसित कर सके, अपने परिवार के पास जितने भी संसाधन है, जमीन है, उसको डेवलप कैसे कर सके। बिना वैसे आपके पास ज्ञान ही नहीं तो वो बंजर तो बन ही नहीं। बंजर किसे कह रहे हैं आप? जिसका इस्तेमाल ही नहीं करने का ज्ञान हमारे पास नहीं, वो जमीन तो बंजर बन गई है। मराठवाड़ा में तो यही तो हो रहा है। सर ने बोला कि अभी वर्तमान में मराठवाड़ा क्या हो रहा है, बंजर हो रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा सेंटेंस इन्होंने? हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कभी आपने गौर किया है? कभी गौर नहीं किया है। आपके पास मान लीजिए अभी यही हाल हो रहा है मराठवाड़ा में, खास कर यही हो रहा है। 2 चीज हो रही है आपके साथ, आपके परिवार में भी जमीन है, लेकिन हम कभी इतना गहरे से सोचते नहीं। नंबर 1, जो बारिश कम होने के कारण जो उपजाऊ होता है, यानी कि उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरते जा रहे हैं, मात्रा कम होती जा रही है। जिसको एक सैंपल बताऊं, राइजोबियम जो नत्र का फिक्सेशन करते हैं, वो हमारे जमीन में ज्यादा मात्रा पर अवेलेबल ही नहीं है। सोयाबीन का बीज तो बोल लिया है हमने, कपास लगाया है हमने, गन्ना लगाया है, लेकिन जिस क्षमता के साथ उत्पादन होना चाहिए वो नहीं है। फिर बंजर नहीं तो क्या हो रहा है? बंजर का कंसेप्ट क्या है ये सोचिए। और अकलवाल सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बोला, बंजर का मतलब सिर्फ ऐसे बालू को देख के ऐसे नहीं है, आपसे कुछ को देख के बंजर बन रहा है। मराठवाड़ा की जमीन बंजर बन रही है नहीं, ऑलरेडी बन चुकी है। कभी आपने देखा होगा कि तुम्हारे पास जितनी भी जमीन है वो देखिए, एक जो हरित क्रांति हुई ऐसे जो स्टेट है, जो पंजाब, राजस्थान, जो सॉरी पंजाब, हरियाणा, यूपी के साइड में जो हुआ है, 3 हंगाम में वो फसल बोते हैं। 3 हंगाम में उनके पास वो 12 महीने हैं। मराठवाड़ा के लोगों के पास भी 12 महीने हैं। उनकी जमीन 3 बार वो फसल उगाते हैं और उसका उत्पादन लेते हैं। मराठवाड़ा में क्या हो? क्यों नहीं हम 3 बार कर सकते? इसके बारे में सोचिए आप, तभी बनेगा मराठवाड़ा विकसित, तभी ये जो जमीन है उपजाऊ बनेगी। इसके ऊपर कभी सोचा है आपने? इसलिए मैंने बोला कि आपको जितना भी बाय बर्थ मिली जमीन जो है, उस जमीन को विकसित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने, आपके पास क्या आइडिया है? कभी सोचा है? दूसरे का छोड़ दीजिए आप। ये मेरा सवाल है इस सेशन में आपको कि आप अपने जमीन के बारे में सोचिए, क्या हो रहा है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? कभी पिताजी के साथ वार्तालाप हुई? कभी हुई है आपकी इतनी तो जमीन है? इसलिए मैं देखिए, हमेशा कोई भी लड़का जब मेरे पास आता तो उसको जमीन पूछता हूं,
इसीलिए जाके आइडियाज लेता रहता हूं मैं। आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपके सामने जो सवाल है वो कैसे ढूंढेंगे आप, उसका हल कैसे ढूंढेंगे आप। तो मैंने पहले आपको एक टास्क दिया है कि आप ऐसे 10 आइडियाज को डेवलप करिए जो आपके परिवार को आगे लेके जाएगा। और अगर आपको 2047 की नीतियां अगर पता नहीं रहेगी तो आप आपका भविष्य नहीं बना सकते। किस लिए बोल रहे हैं भविष्य बनाना? इसका मतलब क्या है? कल का दिन गुजार लेना, परसों एक सिर्फ गाल के साथ उम्र बनाना, इसको जीना नहीं बोलते, जीना नहीं बोलते। काल के साथ चल रहे हैं सिर्फ, ऐसे नहीं है कि आपकी भी अहमियत है इस परिवार में। आप एक संपत्ति हो ना अपने परिवार की, तो इस संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए, काम में लाने के लिए आप जो है कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा, उस ज्ञान का स्किल में तब्दील करना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप हुए स्किल के साथ आपके कुटुंब की इकोनॉमी बढ़ाना पड़ेगा। है आप कितनी आइडियाज है? कौन बताएगा कि मराठवाड़ा के भूमि की वर्तमान स्थिति जो मैंने अभी बोला, इसको सुधारने के लिए आपके पास क्या आइडियाज है? यही तो अग्रवाल सर ने क्वेश्चन छोड़ा है कि आपके पास क्या आइडिया है। कि मैंने बोला कि 3 बार उस जमीन पर इस्तेमाल करना है, क्या दिक्कतें हैं पता है आपको, लेकिन आपने सोचा कि इसका हल क्या होगा? बिजली कम है, पानी कम है, अधिक मात्रा पर हम कैसा इस्तेमाल है, लेबर की प्रॉब्लम्स है, नहीं है ये आपके पास? कभी सोचा है इसके ऊपर? सोचा है आपने इसके ऊपर? तो यही तो सोचना है बेटा, बॉटम लेवल से यही तो है। अपने ही परिवार के बारे में पहले सोचना शुरू कर दीजिए और फिर आप जो परिवार अच्छा होगा, यानी कि यहाँ अगर आपकी लीडरशिप डेवलप हो गई तो आप गांव के मुखिया बनेंगे। ये लीडरशिप डेवलप होगी, लोगों को भरोसा होगा कि यार इसने अपने परिवार को सुधारा, पक्का मेरा गांव सुधारेगा। बन गई लीडरशिप धीरे धीरे, जैसे पोपटराव पवार, सुना है नाम आपने? क्या है ये? क्या है मेरे पार्टी? क्या है ये नाम? ये जो है ना, ये मॉडल्स है, ये सिर्फ नाम नहीं है। तो मराठवाड़ा के लिए ये जो मॉडल्स है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना। इसलिए ये सिर्फ वेस्टलैंड जो बोला आपने, सिर्फ वेस्ट, इसका मतलब क्या है? ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे नहीं। हमारे पास जो है ना आइडिया चाहिए उस जमीन पर इस्तेमाल करने के लिए। अभी आज में इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आज पिछले हफ्ते में एक न्यूज आई हुई है वैतरणा के बारे में, किसी को पता है इसके बारे में? ए पीछे तू खड़ा रहे, कॉर्नर वाला बेटा खड़ा रहे, बोल वैतरणा क्या है? ये शब्द क्या है? बोल वैतरणा क्या है? पता है? जिसको पता है हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या है वैतरणा? नहीं है, ऐसे ही चलाएगा। पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या है वैतरणा। और इसके बारे में अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ एक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है, 16 टीएमसी। ये टीएमसी क्या चीज है ये? ये आपको पता होना चाहिए। वैतरणा तो नदी का नाम है, लेकिन वहां का पानी कहां से जाती है? ये कहां से पानी आ रहा है? नासिक साइड से आप देख रहे हैं, कभी देखा है? पढ़ा है आपने? तो कहां क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? ये बहुत चिंताजनक चीज है ये। आप जो अपन मराठवाड़ा के लिए वो पानी आने वाला है, ये जो है ना, ये इसका ये जो वेस्ट लैंड को ग्रीन लैंड में तब्दील करने की योजना है ये। आप सोचते हो, सोचो जो अपने सर ने अभी बोला था कि एक आपके लिए कि इस मराठवाड़ा को ग्रीन कैसे करेंगे। क्या योजना है तुम्हारे पास ग्रीन करने की योजना? ग्रीन करना इसका मतलब सिर्फ पेड़ नहीं लगाना है। हरित भारत की संकल्पना सिर्फ पेड़ को लगाना ये नहीं है। आज 25 तारीख, कल 25 तारीख थी, 25, 26 और 27 3 दिन कोटा जो एजुकेशन के लिए हब बना हुआ है। आज वहां जो है ना एक कॉन्फ्रेंस चल रही है वहां हरित भारत को लेकर बहुत बड़े मात्रा पर। इसका मतलब है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर। ग्रीन भारत सिर्फ ये पेड़ नहीं है, ग्रीन एनर्जी जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना है। ये नीतियां ही अगर आपको पता नहीं रहेगी तो आप किस रास्ते से लेकर आगे जाएंगे, किस रास्ते को लेकर आगे जाएंगे, ये आपने पढ़ना होगा। ये जो है कई सारी चल रही है, कई सारी योजनाएं चल रही है।
और वो नीतियां आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर वो नीतियां पता नहीं तो उसका सही फायदा नहीं उठा पाएंगे आप। ये योजनाएं है विकसित भारत के अंदर, एक योजनाएं क्या है कि हर घर पर क्या होगा, सोलर पैनल होगा। वो सोलर पैनल जो है सब्सिडी में मिलेगा। उसके डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, कौन बताएगा मुझे? बताएगा कोई? क्यों नहीं बेटा? क्यों धोखा दे रहे हो अपने परिवार को? क्योंकि आपके ऊपर तो भरोसा किया जा रहा है कि ये पढ़ा लिखा है मेरा, तो आपका फर्ज बनेगा कि ये नीतियां क्या चल रही है पता होना चाहिए। तो यही हो रहा है ना, इसलिए हम ज्यादा गुस्से क्यों हो जाते हैं? समय तो उतना ही तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है। हमारे पास तो नौकरी ऑलरेडी, हमारा भविष्य तो बना हुआ है, लेकिन आपका भविष्य कौन बनेगा? खुद बनाना पड़ेगा आपका भविष्य। कौन बनाएगा आपका भविष्य? बिल्कुल नहीं, क्या पढ़ रहे हो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। इसलिए सेमिनार का आयोजन किया गया, इंटरेक्शन आपसे हो। कभी प्रश्न पड़े हैं आपको? ये कंसेप्ट ऐसे है कि वेस्टलैंड, और ये परमानेंट नहीं होती है, ये वेस्टलैंड परमानेंट नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपकी नीतियां बदल गई तो क्या होगा? वो जमीन जो उपजाऊ थी, उपयोग में लाने वाली थी, वो बदल हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, जिसको बोलते हैं पड़ी, जो इस्तेमाल की नहीं जा रही है उसको हम बंजर जमीन बोल रहे हैं। बंजर का मतलब जहां वर्षा यानी कि उसको जुड़ते हुए बारिश के ऊपर भी होती है, जहाँ 25 से 30 सेंटीमीटर की बारिश होगी ना, वहां जो है ये जो है ये क्वेश्चन आपने वो प्रिपेयर करना है, मुझे ये चाहिए। क्योंकि जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि उस गहराई को समझिए तभी भविष्य बनेगा। ऐसे ऊपर ऊपर से आप बैठे तो यहाँ है लेकिन सोच तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए इंटरेक्शन सेशन दिया गया है। दूसरा ये जो मैंने बोला कि ये जरूर लिख के लाना है तुमने 10 इनोवेटिव आइडिया जो है ना अपने परिवार को विकसित करने की। ये आपके लिए इस इंटरेक्शन सेशन में दिया हुआ एक टास्क है। अपने एरो को ये बिल्कुल बता दीजिए। और कोई सवाल है तब तक चाय पीजिए। ये अनाज नहीं आता है। बंजर वो जमीन है जहाँ पहाड़ी का चट्टानों का हिस्सा है, वहाँ वो नहीं, तो वहाँ पे वो रोक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बंजर वो जमीन है जहाँ पे खादों का ज्यादा प्रयोग किया गया और वो जमीन अभी नापिक बनते जा रही है। हम अगर उससे गहराई से अगर सोचे तो आजकल के लोग ये बोल रहे हैं कि जमीन अब पत्तल नहीं खाती, जमीन कसने के लिए पत्तल नहीं खाती, जितना वहां पे उसका वो उत्पन्न होता है उससे ज्यादा वहां पे पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये बातें क्यों हो रही है, इस बात को सामने रखना चाहिए। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हजारों सालों से हमारा देश अगर कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश करके पहचाना जाता है, हजारों सालों से यहाँ का मुख्य व्यवसाय लोगों का वो है, उन लोगों के लिए वो ठीक था, तो आज क्यों नहीं है? इस पर सोचना जरूरी है। और विकसित भारत हम अगर बनाना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात मूल समस्याओं को जड़ से मिटाना, विकसित भारत की ओर ले जाना है। अगर समस्याओं को आप मिटाते नहीं, हमारे देश में जमीन का वो पूरा वो जमीन नापिक बनते जा रही है, बंजर बनते जा रही है। और हम सोच रहे हैं 2047 में हमारा देश विकसित देश होगा क्या? इसलिए इस समस्या को जगह पर रोककर उसको उसमें हल निकालना या पर्यायी मार्ग को निकालना, ये बात यहाँ पर सोचना जरूरी है। इसलिए साहब ने आपके सामने ये बंजरीकरण का पूरा हिस्सा आपके सामने रखने की कोशिश की। मुझे आप सामने जैसे वो पूछा था, बंजरीकरण या जमीन का ये बंजर होना रोक के लिए शासन की ओर से बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं, बराबर है। इसमें से किसी ने भी खड़े होकर मुझे एक प्रोग्राम का नाम बोलना है, सोच कर बोलना है। प्रोग्राम कोई चलाया जा रहा है तो वो जलवायु, जब अपन पर्यावरणीय समस्या बोलते हैं, जलवायु के हल के लिए भी हो सकता है और वो ये बंजरीकरण रोकने के लिए भी हो सकता है। ऐसा एक प्रोग्राम जो शासन की ओर से चलाया जाता है, कौन कहेगा?
कौन सामने रखेगा कि शासन की ओर से जमीन का बंजरीकरण रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है किसी के पास आंसर? चलिए उसको साइड एक सवाल पूछते हैं। आप सभी के लिए मेरा एक सवाल है, मराठवाड़ा में बारिश बढ़ाने के आपके पास उपाय क्या है? गुड बेटा, चलिए ओके, खड़ा हो जाओ, दे दीजिए माइक। पेड़ लगाना। ओके, आप थोड़ा सा मुझे ऐसे हमें ये चाहिए कि पेड़ लगाने से बारिश बढ़ेगी कैसे, थोड़ा सा विस्तार से बताओ। ये पीछे वाले आपके लिए भी सवाल है बेटा, इसमें जो है ना हमेशा यही क्वेश्चन आता रहेगा कि हम बोल तो रहे हैं कि पेड़ लगाने से बारिश बढ़ेगी, लेकिन इसका कोरिलेशन क्या है? बारिश का बढ़ना और पेड़ का भी बढ़ना, यानी कि पेड़ लगाना और बारिश जो है पिछले से ज्यादा होना, क्या कोरिलेट है? कोरिलेशन क्या है इसका एक दूसरे के साथ क्या नाता है? हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। और अब तक कौन बताएगा? आप में से किसी ने इसका सवाल अगर जवाब दिया है तो बिल्कुल आप दे दीजिए, बताइए, यही तो हिस्सा लेना है। सादी सादी बातें बताने की कोशिश करो, यही वीडियो बताने और एक कैडेट्स, आप बोलिए, आपके पास कुछ है इसके ऊपर? वही तो है, वृक्ष को लगाना है, लेकिन हमने लगा दिया है, जैसे पिछले योगा में हमने लगाए, तो ऐसा लगता है कि हम बारिश अब आराम करने ज्यादा होगी। हाँ होगी, तो कैसे होगी? क्या बदलाव आएंगे उसमें? कोई बताएगा पीछे से? बताएगा? यही तो है बेटा, अगर ये आपको पता चलेगा ना तभी आनंद आएगा वो एक्टिविटी करने में, क्योंकि उसका रिलेशन अगर पता चलेगा ना तभी जाके आप इंटरनल जो है ना मोटिवेट हो जाएंगे। क्या कोरिलेशन है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? पीछे से बताए, हिस्सा लेना है, माइंड लगाना है इधर, बिल्कुल बता। पेड़ हम लगाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि हरियाली बढ़ाना है और बारिश, इसका रिलेशन क्या है? मैं बताऊं? किसी के पास है? देखिए होगा क्या इसका जो आंसर ये है। हाँ बताओ देख। ढगात पाणी साचल्यानंतर ते पाणी ढग आले का की जिथं झाडं जास्त असते तिथं ढगाला थंड हवा लागली, तिथं पाणी थंड होतं आणि थंड हवा लागली तिथं ढग थोडक्यात फुटले, मग त्याच्यामुळे तिथे जास्त पाऊस पडतो। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि ये सवाल का जवाब दहेज ने दिया। वाकई होशियार है, ये थोड़ा चंचल है, शरारती है, मानते हैं, लेकिन इसने सही कहा। इसका थोड़ा सा एक विस्तार में बता देता हूँ। इसने सही कहा, वर्षा यानी कि बारिश, वर्षा के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन जो होती है, जो वातावरण में होना आवश्यक है, सबसे पहले कि जो पानी बांध जो बोलते हैं जिससे बनते हैं ढग, ठीक है, तो ये अदृश्य मात्रा पर पानी होती है, उसको दृश्य यानी कि विजुअल होने के लिए इसका टेम्परेचर कम होना आवश्यक है। पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन ये नेचुरली ठंडा होता है, और मान लीजिए कि उसके संपर्क में से हवा अगर चलती है, गर्म हवाएं लेके जाने वाली ये जो ढग जो है हम बोलते क्लाउड्स उसको, तो जब वो उनके पास से गुजर जाएंगे तो ज्यादातर मात्रा ऑक्सीजन के वो क्या करेंगे? टेम्परेचर को लो करेंगे। और ये लॉ ऐसा होता है कि अगर किसी क्लाउड का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, मान लीजिए कम मात्रा पर अगर उसकी पानी की क्षमता है, तो वो किसमें तब्दील हो जाएगा? बूंदों में तब्दील हो जाएगा। और वहां टेम्परेचर कम होने के कारण, साथ साथ में कम उसमें पानी की मात्रा होने के कारण, फिर भी वहां बारिश होने की संभावना ज्यादा होगी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है।
और हमें क्या करना है, हम तो ला नहीं सकेंगे क्लाउड, लेकिन जितना वो लेके आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम उस टेम्परेचर को कम करेंगे ताकि जितना है यहाँ वो क्या करेंगे, बरस जाएंगे और आगे जाके नागपुर में जो बरसते हैं ना वो यही बरसेंगे और चंद्रपुर उस साइड में जो ज्यादा बारिश होती है वो बारिश यहाँ होगी। इसलिए उसका जो कोरिलेशन है, पेड़ लगाने का जो कोरिलेशन है वर्षा के साथ, वो है एक है वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ, दिन ब दिन हम कटाई करते जा रहे हैं पेड़ों की और टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले से ही जिस रास्ते से, जिस मार्ग से वो जो हवाएं आ रही है, उस हवाओं का यहाँ टेम्परेचर और बढ़ रहा है और बढ़ने से क्या हो रहा है, वो जो बादल बनने की क्षमता है वो खत्म हो जा रही है, बादल ही नहीं बन रहे हैं। लगान आपने देखा होगा, लगान जो है ना आमिर खान का फेमस, जो उसी के ऊपर बना हुआ है, वो गुजरात साइड, राजस्थान साइड बादल जो है ना वो एक गाना भी है ना? क्या गाना है पता है आपको? काले मेघा पानी तो बरसाओ। कब बरसेगा तब फेवरेबल कंडीशन होगी, लेकिन मराठवाड़ा में काले बादल जो है उधर अरब सागर से आ रहे हैं और नागपुर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ फेवरेबल कंडीशन है और आप युवाओं के ऊपर वो जिम्मेदारी है। सही आपने समझ लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। इस सेशन का जो है ना सही मकसद आज सफल हो रहा है, तो आप ये ध्यान देना और ये हमेशा क्वेश्चंस। अब इसको पता चला कि इसका टेम्परेचर मेंटेन है। फिर दूसरा सवाल है, मराठवाड़ा में ऐसे कौन से प्रजाति के पेड़ लगाना पड़ेगा जो कम मात्रा में, यानी कि कम बारिश में भी आएंगे और ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और फिर दूसरा है कि बारिश की मात्रा भी बढ़ेगी। ऐसे कौन से पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ये आपके लिए सवाल। तो कोई भी खड़ा रहेगा जवाब देगा, खड़ा रहेगा, सामने आना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। बातें सामने रखनी है, आप तो आप कैसे कोई देखिए सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं। बताओ, ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। दहेने आगे बताते समय सीधा वो जल चक्र का आप लोगों को चौथी पांचवी से वो जल चक्र से पढ़ाया गया है, बारिश कैसे होती है, और वो उसने बताने की कोशिश की है। ज्यादा कोई लॉजिक है क्या? मुझे सर आपने अभी पूछा है, अगर इस इलाके में बारिश की मात्रा बढ़ानी है तो कौन से पौधे लगाने आवश्यक रहेंगे? क्वेश्चन समझ गए? मराठवाड़ा क्षेत्र में अगर बारिश का प्रमाण बढ़ाना है तो कौन से क्षेत्र, कौन से वृक्ष यहाँ पर लगाने पड़ेंगे? कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत सारे इस क्वेश्चन के जवाब आज नहीं आते हैं, तो पक्का ये लिख के लाना है। मैं दूसरा बोलता हूँ, मराठवाड़ा में पेड़ तो लगा रहे हैं हम, लगाने की विधियां क्या होनी चाहिए जो सही मात्रा पर कम समय ले, ज्यादा मात्रा पर उसको कवर कर ले, और वो जो है ना ज्यादा लंबी समय तक टिके, तो कौन सी विधियां होना चाहिए? ये एक आपके लिए सवाल रहेगा। सवाल जो है ना इसके ऊपर यही आपको आगे लिखी जाने वाले है। दूसरा जो अभी योजनाएं बताई थी, जलयुक्त शिवार योजना, ये जो लागू की थी यही तो एक थी, बंजर को कम करने की यही तो एक योजना है, जलयुक्त शिवार, है ना? अभी देखिए जो कुआं की आपको पता है, यशवंत जल समृद्धि योजना जो है, हाँ, तो इस योजना के तहत तो आपको कुआं मिलता है हर किसान के लिए, है ना? यहाँ 5 लाख उसकी राशि है। ये नीतियां है किसको बदलने की? इस मराठवाड़ा रीजन हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लाई हुई है कि पानी की मात्रा या की भूजल की मात्रा बढ़ाने के लिए लाई। भूजल की मात्रा जब बढ़ेगी तब पानी उपलब्ध होगा, और पानी जब उपलब्ध होगा, ये जो हमारी जमीन है वो ज्यादा हंगाम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? फसल के लिए। ये योजना है, ये योजना नहीं है, चल रहा है, ठीक है ना? ये सवाल आपके लिए, तो इनके क्वेश्चंस के जवाब हमें चाहिए। यहाँ समय की मर्यादा को देखते हुए हम जो है ज्यादा आपसे नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चंस के अगर आपके पास जवाब होंगे तो इन श्योरली मैं बता दूं
आपका हर इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। यही सवाल पूछते हैं हम जब भी इंटरव्यू में पैनल में जाते हैं ना, तो आप जिस एरिया ज्योग्राफिकल एरिया के निवासी हो तो आपके पास वो कौन सी आइडिया है, वो आइडिया लेकर आप इस संसाधन को आगे बढ़ाएं। ये विकसित भारत के लिए थोड़ा थोड़ा आपको बताओ, ये लैंड के बारे में, जो ग्रीनरी के बारे में बता दूं कि अभी 5 जून को पर्यावरण डे था। मराठवाड़ा में कैंपेन चलाया था, उस्मानाबाद में चलाया था। किसी को पता है बेटा? उस्मानाबाद कलेक्टर तो कितने आए कितने चले गए, लेकिन उस कलेक्टर के पास एक आइडिया थी, इसलिए उन्होंने एक ही दिन में 15 लाख पौधे लगाए। देखिए उसका रिकॉर्ड इंडिया बुक में भी हो गया है और एशिया में भी रिकॉर्ड हो गया है। एक ही दिन में 15 लाख, 234 गांव को उन्होंने शामिल कर दिया है और एक साथ उन्होंने 15 लाख जो है पौधे लगाए। देखिए सोच है ये। आप कितने हो? एनसीसी में यही तो आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। 13 से लेकर 17 लाख एनसीसी युवा जो है ना प्रशिक्षण ले रहे हैं इस भारत में। तो वो जो टास्क आपको दिया जा रहा है इसी उम्मीद के साथ दिया जा रहा है। तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पूरे मन से यहाँ उपस्थित हो। और बेटा देखिए हमारी विचारधारा देखिए, मैं क्यों ऐसे आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप अपना भविष्य नॉलेज के साथ आगे बढ़ाइए। सवाल तो सभी के पास है, मेरे पास भी थे। जब मैंने 10 सवाल लिखे मेरे परिवार के विकसित के लिए तो मुझे कई सारे रास्ते मिले और यहां तक आके पहुंचा मैं। आपको भी वही होगा। तो हर सेशन में आप अगर ऐसे उपस्थित हो जाएंगे तो आपकी आइडिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लास्ट में मैं आपसे एक आह्वान करता हूं, जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ में कारगिल के बारे में पढ़ रहा था, इस में जिन परिवारों ने योगदान दिया था उसके बारे में पढ़ रहा था, तो मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, हम तो इतनी मात्रा पर है, एनसीसी में इतनी युवा है, हम एक परिवार को जाके मिल सकते हैं, तो उसके लिए एक दिन बिता सकते हैं, क्यों नहीं बिता सकते? क्योंकि हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट से कई ऐसे परिवार है जिन्होंने पूरा अपना शौर्य और बलिदान दिया। हमारा फर्ज बनता है ऐसे प्रोग्राम से एक उम्मीद लेकर कि उन परिवार को मिलना चाहिए। 365 दिन हमारे पास है, एक दिन नहीं जी सकते दूसरों के लिए, कई सारे ऐसे हैं, तो उस परिवार को मिल सकते हैं, कुछ योजना बना सकते हैं उस परिवार के लिए, एक दिन उनके लिए हम जीवन ज्ञापित कर सकते हैं। तो ये आपसे उम्मीद है। और एनसीसी में आके सीखा क्या है आपने? हम यही दूसरों के जैसे नहीं सोच रखते, हम जो है हम तो बनेंगे। अगर जिसके पास ये दूसरों के लिए विचारधारा रहेगी वो कैसे रहता है, वो कैसे बैठेगा घर पर? उसको तो कई सारे लोग बुलाएंगे और आपको धीरे धीरे सिस्टम में शामिल करेंगे। हमारे जैसे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर अच्छी सोच वाले हो तो घर में कैसे बिठाएंगे हम आपको। इसलिए इस प्रोग्राम में जितने भी उपस्थित है उनका काम बनता है कि इस विचार को अपने परिवार तक, अपने समाज तक, अपने प्रांत तक लेके जाए, तभी सफल बनेगा हमारा ये जो सेमिनार है। हमारे पास बहुत सारा आपके लिए इनोवेटिव आइडियाज है, लेकिन आप अगर मन से उत्साह से शामिल नहीं होंगे तो इसको सफल नहीं बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम से एनसीसी के होंगे आप उपस्थित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वही बात लास्ट में, क्योंकि ये काम करते करते कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उसके ऊपर भी काम करना है। एक्चुअली मुझे बोलने से ज्यादा मैंने सर को कहा भी था मन की बात कि मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है। बच्चों के सामने जब बोलते हैं तो बोरिंग हो जाता है, तो पीपीटी के जरिए करना था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है ना, बिजली का एक आपदा जो है ना कल से बारिश के कारण हुई, तो मैं थोड़ा सा उसमें अटक गया हूँ, तो आपकी क्षमा चाहता हूँ। अगली बार जो है ना मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने जब भी लेक्चर दूं तो कंबाइंड वाला तो थोड़ा सा पीपीटी के जरिए दूं, ताकि क्या है सीखने में थोड़ा सा आपको उत्साह मिलेगा।
देखने से भी आदमी सीखता है, ठीक है, कि विजुअल पे हम सीखते हैं। तो ये थोड़ा सा कोशिश आपने भी करना है, अपने अपने पास जो भी टास्क आते हैं उसको इनोवेटिव बनाने की कोशिश करना है। और मैंने एक हाल में देखा है कि माय पोर्टल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है कि बच्चों को जो है ना माय पोर्टल रजिस्ट्रेशन, उसकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करना, हैंडल करना, ये बहुत कठिन जा रहा है। ये रिस्पांस फीडबैक से पता चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा अगले दिनों में कि आपके लिए एक सेशन रखे माय भारत के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी, क्योंकि ज्यादातर माय भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीसी की एक्टिविटी चल रही है। तो एक एक्सपर्टाइज जो भी टीम होगी आपके लिए थोड़ा उपलब्ध करने की मेरी सोच है, और उसको आपके सामने रखेंगे और उससे क्या करेंगे, आपको थोड़ा परिचित करेंगे, ताकि एनसीसी की एक्टिविटी आगे जाके क्या होगी, थोड़ा सा आसान होगी। और रही बात, देखो बेटा, किसी के पास भी अभी वर्तमान में आप बोल रहे हैं कि समय नहीं है, हम बोल रहे हैं कि समय नहीं है, लेकिन बाकी के जैसी सोच नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ड्रेस पहना है, बहुत भरोसा है इसके ऊपर। थोड़ा सा अलग करेंगे, आनंद आएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेंगे, उत्साह बढ़ेगा, उसका फायदा होगा। तो एनसीसी के कैडेट की सोच हमेशा यही होनी चाहिए कि मुझे दिया हुआ टास्क सोच समझकर उद्देश्य को लेकर दिया हुआ है, सिर्फ एज एक्टिविटी नहीं है। तो माय भारत पोर्टल पर हम जब आदेश देते हैं तो उसके फीडबैक सही नहीं मिल रहे हैं। एक चिंता की बात है, हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बोलना भी है। एक एज ए सेक्टर प्रमुख के नाते मैं आपसे ये आह्वान करता हूं कि आपको सच्ची में कुछ आह्वान मिल जाए कि समस्याएं होती है तो मुझे बोल दीजिए, सर को बोल दीजिए, लेकिन चुप मत रहिए। ऐसे से क्या होगा, आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो यही एक बात थी इस प्रोग्राम के द्वारा आपसे बताने की। ये जो सेशंस है इसके बारे में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। वर्तमान में आप देखिए, दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो है, जैसे सर ने बताया, लास्ट में आपको बता देते हैं कि जमीन बना नहीं सकते, उसी में ढूंढना पड़ेगा आपको। दूसरा है, पॉपुलेशन को रोक नहीं सकेंगे, बढ़ तो ही जा रही है। आज अगर वर्तमान में देखो 146 करोड़ 46 लाख इंडिया की पॉपुलेशन है, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन टिल डेट अगर देखते हैं तो कितनी हो रही है, कितनी 12 करोड़ 98 लाख के ऊपर हो रही है। इस पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये जो है रिसोर्सेस भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और भविष्य में विकसित भारत की बहुत सारी नीतियां मैं बताऊं आपको, वो चल रही है। उस नीतियां को अगर देख लिया कि तुम्हें तुम्हारे भविष्य का रोजगार जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी मात्रा पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको बता दें। जो भीड़ में अभी हमारे जो पालक मंत्री सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जो एयरपोर्ट की बात की है, विकसित भारत का एक ओडी का ही है। देखिए ये तो ये नीतियां आपको पता होना चाहिए। तो कुछ एक नीतियां आपको हमने जोड़ दिया है। तो जितने बारे में बोला है, यानी कि वाटर बढ़ाने के बारे में हो, ट्री प्लांटेशन के बारे में हो, चाहे यातायात के बारे में हो, इंडस्ट्रीज के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो, तो हमारी कंसेप्ट थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी डेवलप होनी चाहिए। जैसे बंजर जमीन का टूरिज्म के लिए भी उपयोग होता है, ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि आपके पास होना चाहिए वो ज्ञान कि इसको तब्दील कैसे कर सके। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपना समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ये मेरा लास्ट आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि हम तो युवा है, युवाओं के जैसे रहना चाहिए। और एक युवा ऐसे होता है कि हर समय अपना पूरा समय ज्ञान के ऊपर देता है, तभी जाके आगे आप अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे होनहार कैडेट जो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में हमेशा आनंद रहे, यही हमारी इच्छा है। तो इसी के साथ आज जो है इस सेशन का समाप्त करते हैं। यहाँ आपके साथ बोलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे आप भी थोड़ा सा अटेंडेंस को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहिए, और कोशिश ये करिए कि अपना भी योगदान इस एनसीसी में देना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं,
मैसेज थ्रू आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, उसको तुरंत रिप्लाई देना बेटा। अगर मान लीजिए ये सिस्टम नहीं चल रहा है तो परेशानी हो रही है। हम भी बहुत सारे काम में बिजी होते हैं, लेकिन जब बोलने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं तभी वो भूल जाते हैं और ओरिजिनल जो है बच्चों का हित देखते हैं। तो आप भी जब भी ये ड्रेस पहनते हैं ना, बाकी भूल जाइए, लेकिन देश सेवा के लिए मिला हुआ ये सम्मान है तो उसके लिए थोड़ा योगदान देना पड़ेगा और एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे नहीं कि जो आज नहीं है पूछ लीजिए एक बार फोन करके, कुछ दिक्कतें हैं परिवार में, दिक्कतें हैं तो एक बार ऐसे बोलने से नाता बनेगा आपका और दोस्त भी अच्छे मिलेंगे आपके। ये एक एनसीसी ने दिया हुआ मौका है। फिर से लास्ट आप जो इसमें सहभाग लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये मौका है, अगले सेशंस में थोड़ा सा पढ़कर आइए। जब भी ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं ना, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि पढ़ के आपको बताएं, वन साइड नहीं चाहिए, टू साइड इंटरेक्शन चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अगले सेशंस जो है आप प्रोग्राम्स है इसमें आप पढ़कर आएंगे। जिन्होंने यहाँ हिस्सा लिया बहुत अच्छा लगा, बोलना शुरू कर दिया बहुत अच्छा लगा, तो आगे भी थोड़ा सा इसी प्रकार आप उत्साहित होके एनसीसी एक्टिविटीज में भाग ले, ताकि हम हमारा 51 महाराष्ट्र बटालियन का नाम रोशन करें। और महाराष्ट्र एनसीसी जो है काफी अच्छी रेपुटेड है, काफी सम्मान वाली एनसीसी है। आज जब आप बाहर जाएंगे ना, आपको पता चलेगा तभी कि हर एक बोलता है रिस्पेक्ट से आप महाराष्ट्र एनसीसी के कैडेट हो गया। तो वो जिम्मेदारी कैडेट ने छोड़ा है, जो पिछले कैडेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसमें आप भी अपने अपने यूनिट में उसी प्रकार योगदान देने की अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। फिर से दोबारा इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ उद्घाटन पर बोलने के लिए रिसोर्स पर्सन का मौका मकर स्वामी महाविद्यालय एनसीसी विभाग ने दिया, मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट होकर हमारा सुना, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरा जो यह इंटरेक्शन सेशन जो है खत्म करता हूँ। जय हिंद। अभी हमारा प्रदर्शन का प्रोग्राम है, इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए समझ सकता हूँ मैं आपके मन में क्या चल रही है हलचल। तो भी पर एक बात यहाँ पे कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा संस्कृति का परिचय है। सर यहाँ पे एक रिसोर्स पर्सन होते हुए सर सेक्टर के कमांडर है, इसके लिए रिपोर्टिंग यहाँ पे प्रॉपरली जाने की जरूरी है। सर इस प्रोग्राम को आयोजन करते समय एक दिन पहले आपके साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया और वो मीटिंग में पूरी बातें तय हुई थी। सर ने मार्गदर्शन किया था ये प्रोग्राम इस मिनट टू मिनट इस हिसाब से चलेगा। एक दिन में प्रोग्राम तय करने के लिए सर जो हमारा एनसीसी डिपार्टमेंट है और आप जो बार बार इन बच्चों को आपकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते रहते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ इस महाविद्यालय के कैडेट ने सर ये जो आपके सामने तकनीकी के बारे में हम इतने जानकार थोड़ा कम है, तो ये जो ये बैनर बनाया है सर इसी एनसीसी का डिपार्टमेंट का वो कैडेट है। वो इतनी बात नहीं है, ये हॉल को साफ सुथरा करने से, गुलदस्ते लाने से, मैंने इस प्रोग्राम में प्रीपेड मास्टर जो होता है ना वो इसका वो बंदर को खिलाने वाला मास्टर वो जो होता है, उसी हिसाब से मैंने सिर्फ बच्चों को बताया है कि वो ये बात करनी है, ये बात करनी है, यहाँ पे ये होगा वहाँ पे वो होगा। उसी हिसाब से इस एनसीसी विभाग के पूरे कैडेट ने ये पूरी जिम्मेदारी है अपनी कर्तव्य से निभाई है। इसके लिए एनसीसी के ये पूरे कैडेट का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना यहाँ कर्तव्य नहीं होता, लेकिन ये बात सामने आपके रखने के लिए मुझे आनंद मिल रहा है। ये निरंजन राउत नाम का कैडेट है जो अभी ऑपरेटिंग कर रहा है, और वो दूसरा कैडेट है ये अनिल राउत, ये दो भाई है और ये प्रॉपरली ये काम करने के लिए। अब ये भी जो भी है सर उसका एक छोटा सा आप लोगों को वीडियो देखने मिलेगा कि ये प्रोग्राम पूरा चला है, पूरा वीडियो आपको लिंक मिल जाएगी और ये पूरा प्रोग्राम की ढंग से चला है वो आपके लिए देखने के लिए वो भी अलग मजा आएगा। मैं आप लोगों के साथ
सब लोगों को वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप सब लोग देखेंगे हम प्रोग्राम में क्या कर रहे थे। दूसरी मतलब की बात है, अब सही तरह से देखने जाए तो औपचारिकता का भाग करके यह सेशन बचा हुआ है। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय धान्य सर ने यहाँ पर हमें जो टाइम दिया, टाइम निकालकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आदरणीय मेंढे सर ने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। यहाँ पर इस महाविद्यालय के कुछ प्राध्यापक यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 24 घंटे आपके साथ रहने वाले हम तीनों लोग जिन्होंने भरा भारत करने के लिए 2047 की प्रधानमंत्री की या इस देश की एक माइंड शक्ति का जो वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो उस लॉन्च को, वो प्रोग्राम को आगे बढ़ावा देने के लिए हम आपके साथ हैं। साथ को मैंने जैसे ही बोला सर ये प्रोग्राम आपको लेना है, इस प्रोग्राम के ऊपर आपको बात करनी है, तो उसी हौसले के साथ सर एक बात आपको धीरे से बता रहे थे, अगर डॉक्टर अगर आपका हार्ट का है तो हड्डियां बताकर कोई फायदा नहीं होता है। पर यहाँ पर एक जनरल डॉक्टर आया है जो ज्योग्राफी का नहीं होकर भी पूरा ये बंजर के बारे में इतना बढ़िया तरीके से आपके सामने बात रखी है। तो मैं यहाँ पर तहे दिल से डॉक्टर शैलेश अग्रवाल जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और उसके साथ कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उसके साथ हमारे मार्गदर्शक आपके मार्गदर्शक आदरणीय पोटे सर ने आपके साथ जो वार्तालाप किया, आपके सामने जो बातें रखी, वो आपकी जिंदगी में आपको पूरा मनुष्य बनाने के लिए, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए काम आएगी। यह यहाँ पर बात छोड़कर यहाँ यह प्रोग्राम आज के लिए खत्म हुआ, ये यहाँ पर मैं बात रखता हूँ और आज के शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उज्जल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, व्यक्तिवान महाराष्ट्र बटालियन की जय, व्यक्तिवान महाराष्ट्र बटालियन की जय, व्यक्तिवान महाराष्ट्र बटालियन की जय। गुड। आज के लिए विसर्जन।